दोस्तों नमस्कार, मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडिया मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। हार्दिक अभिनंदन। आप सभी जानते हैं लोकसभा चुनाव की तैयारियों में सभी राजनीतिक दल लगातार अपनी सक्रियता बढ़ा रहे हैं और विभिन्न प्रदेशों के अंदर भी जो समीकरण है, राजनीतिक समीकरण उसको ठीक करने में भी तमाम तरह के प्रयास सभी राजनेता और राजनीतिक दल कर रहे हैं। ऐसे महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर तमाम तरह की बातें लगातार काफी समय से की जा रही है कि महाराष्ट्र का चुनावी गणित क्या तय करेगा आने वाले समय में अपना जो उनका गणित है चुनाव का, उसको किस दिशा में वह लेकर जाएगा। और इसी परिप्रेक्ष्य में आज की हमारी चर्चा की महाराष्ट्र की राजनीति में जो उठापटक पिछले 2-3 साल के अंदर दिखाई दी है, उसका इस लोकसभा चुनाव के अंदर किस तरह से सामने परिणाम आएंगे, महाराष्ट्र की जनता क्या सोच रही है, नेता क्या सोच रहे हैं, राजनीतिक दल किस तरह की भूमिका महाराष्ट्र में अपनी निभाने जा रहे हैं। तो इन सब बातों पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए महाराष्ट्र से बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ अपोलो से इस समय जुड़े हुए हैं, उनका मैं परिचय आपसे करा देता हूं। बहुत स्वागत करता हूँ। प्रकाश पौड़े जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं अपोलो से, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है, अनेक वर्षों का पत्रकारिता का अनुभव है और महाराष्ट्र की राजनीति की जो पूरा गणित है उसको वह बखूबी समझते हैं और जानते हैं। उनसे हम जानेंगे आज महाराष्ट्र की राजनीति में क्या पकड़ा है और उसकी दशा और दिशा किस तरह की है देख पा रहे हैं। आने वाले समय में महाराष्ट्र की जो राजनीति है वह किस तरह से भारत की राष्ट्रीय राजनीति में अपनी भूमिका को तय करने जा रही है। तो प्रकाश जी, आपको क्या लगता है पूरे महाराष्ट्र का जो गणित है वर्तमान के संदर्भ में, उसकी आप किस तरह से दिशा देख पा रहे हैं, उसमें क्या आप देख पा रहे हैं, किस तरह से कुछ परिवर्तन है पिछले लोकसभा चुनाव की तुलना में इस बार के, क्योंकि नए समीकरण बन गए हैं। तो मुख्य रूप से वहां शिवसेना का 2 दलों में विभाजित हो चुकी है, एनसीपी 2 दलों में विभाजित हो चुकी है और कांग्रेस के भी कुछ वरिष्ठ नेता सब भाजपा ज्वाइन कर चुके हैं, शिवसेना में उद्धव शिंदे के साथ जा चुके हैं। तो ऐसे में नई तरह का समीकरण महाराष्ट्र की राजनीति में इस बार के चुनावों में है। आप किस तरह से उसे परिभाषित करें, किस तरह से आप देख पा रहे हैं प्रकाश जी? देखिए कौशिक जी, बात ऐसी है फिलहाल में मैं आपको इतना बोलूंगा कि 2014 में हमारे देश के अंदर पूरी की पूरी वन साइडेड राजनीति थी, यानी पूरी मोदी के फेवर में थी, बीजेपी के फेवर में थी। उसके लिए कारण क्या हुआ था? उसके लिए कारण हुआ था 2012 से 13 से जो हमारे देश के अंदर एक नैरेटिव सेट किया गया था उस समय पे। उसके अंदर कौन कौन अग्रणी थे? उसके अंदर अग्रणी थे अन्ना हजारे, उसके बाद में केजरीवाल, बाबा रामदेव, और पिछवाड़े में एट दी बैक स्टेज एक कौन थी? तो आरएसएस की पूरी टीम लगी हुई थी। और उन्होंने ये पूरा का पूरा एक नैरेटिव सेट कर दिया 2012-13 तक के। और किस क्या क्या चीजें उन्होंने उस समय पे हाथ में लिया कि 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, जो 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कोल घोटाला, ये सारा निकालने वाला कौन था? कैग का, जो कैग का अफसर था, वही कैग के अफसर को बाद में इन्होंने क्या कर दिया, इसको राज्यसभा पे मेंबर ले लिया। मेरे ख्याल से कौन? मिस्टर विनोद, हाँ, तो विनोद राय, तो उसको उन्होंने ले लिया। तो कहने का मतलब ये निकाला भी उन्होंने बीजेपी वालों ने, क्योंकि इनकी तो पूरे, देखिए एक बात हमको समझना चाहिए कि आरएसएस वालों ने बहुत अच्छी तरह से ये लोग काम करते हैं। इनका जो संगठन है ना, बढ़िया सारा काम करते हैं। इन्होंने हर जगह पे अपने अपने आदमी जो है घुसा के रखे हैं। तो 2G स्पेक्ट्रम, कोयला घोटाला, खेल घोटाला, क्या घोटाले उन्होंने उस समय पे निकाले और उन सारे घोटालों को ये हमेशा हवा देते रहे। दूसरा क्या किया इन्होंने? बहुत हुई महंगाई की मार, और बहुत महंगाई हो रही है, टमका है डमका है, और जो देश का रुपया गिरता है, उस देश का क्या बोलते हैं, उसकी साख गिरती है। ये तरीके से ये सारा का सारा बताए जा रहे थे, मोदी जी ने बताया। उसके बाद में रामदेव बाबा बोलते थे कि इतना महंगा हो गया है सिलेंडर, इतना पेट्रोल महंगा हो गया है, आपको चाहिए कि नहीं? उस समय में मेरे ख्याल से पेट्रोल की कीमत कुछ तो भी 60-65 रुपए थी या 40-50 रुपए थी। तो उस समय पे बोल लेते थे कि भाई आपको चाहिए कि नहीं 35 रुपए में पेट्रोल? लोग बोलते थे हाँ हाँ चाहिए। आपको गैस का सिलेंडर भी कितने में मिलता है? तो 450 मिलता है। आपको 350 में सिलेंडर चाहिए कि नहीं? लोग बोलते थे हाँ हाँ। ये सारा का सारा हो रहा। तो ये तरीके से सारा का सारा ये हमारे इसके अंदर वो दिमाग में डाला। अन्ना हजारे बैठ रहे, ये कर रहे, वो कर रहे। अन्ना हजारे बोल रहे कि हमारे देश के अंदर क्या लगना चाहिए, तो वो क्या बोलते उसको, लोकपाल आना चाहिए। तो हाँ, ये सारा का सारा जो है इन लोगों ने इस तरीके से सेट कर दिया कि कॉमन आदमी को लगने लगा यार ये कांग्रेस वाली बड़ी नालायक पार्टी है, भयंकर नालायक पार्टी है, इसको तो चेंज करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। और एकदम उदय हुआ,
ऐसा उदय हुआ। किसका उदय हुआ? मोदी जी का उदय हुआ। और मोदी जी ने बोलना चालू कर दिया कि मैंने गुजरात का ऐसा विकास कर दिया, टमका कर दिया, ढोलेरा प्रोजेक्ट, टमका प्रोजेक्ट, या पानी नहीं जाता था ये कर दिया, समुद्र का पानी अंदर नहीं आने दिया, नदी का पानी, क्या 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 क्या। अभी तो मैं उस समय के जो वीडियो अभी मुझे याद आते हैं तो मुझे खुद को हंसी आती है कि क्या हमने जाके देखा वहां पे? मैंने तो नहीं जाके देखा, लेकिन ये बोलते थे और हम विश्वास करते थे। तो इस तरीके से 2013-14 के 12-13 में इस तरीके से वातावरण तैयार हो गया, लोगों के दिमाग में सेट हो गया कि नहीं यार ये बदलनी चाहिए, सरकार तो बदलनी चाहिए। मोदी जी आए और उसके बाद में इलेक्शन लग गए। तो 2014 के अंदर कौशिक जी वातावरण क्या देश के अंदर था? वन साइडेड, टोटल वन साइडेड, टोटल वन साइडेड कि नहीं भाई सरकार तो बदलनी चाहिए और मोदी ही अच्छा विकल्प है। ये हुआ उस समय पे जैसा वन साइडेड वातावरण था, अभी उसी तरीके से वन साइडेड मोदी के, बीजेपी के विरोध में वातावरण है पूरे देश भर में। अभी हमारी टीम तो घूम रही है पूरी मीडिया की वगैरह, तो सारा बताते हैं। आज ही हमारे लोगों ने कहा तो भी एक जगह पे शो किया कि लोगों को यानी पब्लिक शो किया, जनमत का टेस्टिंग लिया। तो आपको मजाक लगेगा, वो इतने लोग गुस्सेले है कि वो बीजेपी वालों को बोलने नहीं दे रहे थे वहां पे। वो कोई बोले कि ये बोलते थे हाँ ये क्या नहीं किया, क्या तुमने वो नहीं किया, क्या क्या बोल रहे। अभी भी देखिए, अभी बीजेपी के पास में आज ही मैं बताता हूँ, मैं जो शहर से हूँ वहां होर्डिंग लगे हैं। क्या होर्डिंग लगे हैं कि रामलल्ला का ऐसा हुआ, उसके बाद में देश को चांद पे लेके जाने वाले मोदी जी। अभी मुझे बताइए कॉमन आदमी को क्या लेना देना आ रहा है? तुमने चंद्रयान भेजा क्या और ये किया क्या? इससे कोई देयर पीपल आर नथिंग टू डू अबाउट दिस थिंग, जो भी बातें ये कर रहे हैं। और वही तरीके से अच्छा उसके बाद में मोदी जी बोल भी क्या रहे हैं, हर सभा के अंदर क्या बोलते हैं कि बस देखो भाई साहब मछली खा रहे हैं। अरे तुम किसी के पर्सनल इसके ऊपर कैसे अटैक कर सकते हो? उसको मछली खाना है क्या? और वो क्या गलत थोड़ी है मछली खाना? देखिए बंगाल के अंदर देवी माता को, हमारे कोंकण हमारा एरिया है महाराष्ट्र के अंदर कोंकण, वहां पे तो देवी को मछली का भोग चढ़ाते हैं, देवी को चढ़ाते हैं, क्योंकि ये तो कोई निषिद्ध नहीं है ना। तो क्या है कि एक पंतप्रधान जैसे आदमी को किसी के ऊपर व्यक्तिगत वो क्या खाता है, कैसा रहता है, क्या करता है, ये बोलना शोभा नहीं देता। इन्होंने बोलना चाहिए कि भाई हमारी ऐसी गलतियां हो गई है या हमने ऐसा प्रगति कर दी है, आगे हमारा ये मिशन है वैसा मिशन है, ये बोलो आप। वो के जगह पे ये फालतू की बातें अभी ये लोगों के सामने डाल रहे हैं, अयोध्या डाल रहे हैं, ये कर रहे हैं, राम की प्रतिष्ठापना कर दी है। भाई कर दी है ना, ठीक है ना, तुम्हारा काम थोड़ी है, इसके लिए थोड़ी गवर्नमेंट होती है। तो अभी फिलहाल में जो है इसके ऊपर से फुलान हमारे महाराष्ट्र के अंदर की तो परिस्थिति मैं आपको इतना बताऊंगा, ये कोई गांव खेड़े के अंदर घुस नहीं सक रहे बीजेपी वाले। अगर बीजेपी की गाड़ी जाती है वहां पे, कोई पुढ़ारी जाता है ना वहां पे, ये कोई वहां पे जाते हैं तो पुलिस विलिस का स्टाफ लेके जाते हैं तो ठीक है, नहीं गए ना तो लोग इनको गाड़ी से नीचे भी नहीं उतरने देते। अभी मैंने तो पंजाब का एक वीडियो देखा है, हरियाणा का शायद कहा था, वो लोग गांव में बीजेपी वाले गए तो लोगों ने उनके गाड़ी से सारे झंडे वंडे उतार लिए, उसको एक जगह पे जमा कर दिया और लगा दिया। इतने लोग गुस्सा में हैं ग्रामीण विभाग के। और भाजपा मैं नहीं समझता कि अभी गांव खेड़े के अंदर जाएंगे या कुछ करेंगे। इनके पास में ना कोई एजेंडा है, कुछ बोलने के लिए जगह है इनके। और विपक्षी के पास में तो इनके खिलाफ में मुद्दे ही मुद्दे, जिस तरीके से ये 2013 में कांग्रेस के खिलाफ में मुद्दे ही मुद्दे लेके चल रहे थे, वैसे अभी कांग्रेस वालों के पास में मुद्दे इनके खिलाफ में। और अभी तो कांग्रेस वाले नहीं बोल रहे हैं, अभी कॉमन पब्लिक बोल रही है। तो ये एकंदरित ऐसी हमारे महाराष्ट्र के अंदर जो परिस्थिति है वो इतनी गंभीर है फिलहाल में। इंडिया गठबंधन जो एनडीए है महाराष्ट्र के अंदर, महाराष्ट्र में जो इस तरह इंडिया गठबंधन ने अपनी जो एकजुटता दिखाई है, लगातार वे एक साथ तीनों मिलकर अपनी सीट शेयरिंग भी उन्होंने कर ली है, आराम से सीट शेयरिंग हो गई है। हालांकि 2-3 सीट पर उनके बीच में आपस में मतभेद था, उसके बावजूद भी सीट शेयरिंग उनकी हो गई है। तो इससे क्या संकेत मिल रहा है, इससे क्या दिखाई दे रहा है आने वाले समय में? देखिए संकेत जो मिल रहा है ना वो ये मिल रहा है कि इन्होंने 2019 के अंदर इन्होंने एक नैरेटिव चलाया था और एक काम किया था। देखिए 2014 में वन साइडेड था, 2019 के इलेक्शन में तो काफी इनकी करतूतें सामने आ गई थी बीजेपी की। क्या करवा दिया 2019 में, एक बार समझिए। उन्होंने क्या करवा दिया था कि फिर जो लोग नाराज है बीजेपी से तो वो विकल्प तो ढूंढेंगे कोई ना कोई। तो उस तरीके से क्या किया, उधर यूपी के अंदर वो बहन मायावती खड़ी रही। महाराष्ट्र के अंदर इन्होंने क्या कर दिया, अंबेडकर को नई पार्टी निकालने लगा।
उसकी पार्टी थी बहुजन कुछ था उसका वंचित। पार्टी का नाम। नहीं, वंचित तो बाद में बना, 2019 अच्छा, में बाद में वंचित का जन्म हुआ। एक बात समझिए, वंचित का जन्म 2019 में हुआ है। उसके पहले इनका भारी बहुजन महासंघ था, भारतीय रिपब्लिकन पक्ष और भारी बहुजन महासंघ, ये नाम था अंबेडकर के पार्टी का। लेकिन वो उन्होंने बाजू में रख दिया क्योंकि बड़ा लंबा चौड़ा नाम था और उसके अंदर से दलित ये एक चेहरा झांकता था। तो इन्होंने क्या कर दिया, नवा नाम दे दिया, वंचित बहुजन आघाड़ी, वंचित बहुजन। अब ये तो इतना दिमाग तो आपको मालूम है, तो अपने यहाँ दिमाग तो ये तो मानना ही पड़ेगा। मैं इसके बारे में बिल्कुल कंफर्म हूँ और मैं बड़ा आदर करता हूँ। दिमाग तो सारा आरएसएस वालों के पास में, उसके बारे में थिंक टैंक तो उनके पास में, ये कोई नकार नहीं सकता है। मैं ये अग्री करता हूँ 100%। इन्होंने नाम दे दिया वंचित बहुजन आघाड़ी कि ये ले लो और आप इतने इतने सीटें खड़ी करो। तो अपने अंबेडकर साहब ने क्या किया कि वंचित वालों ने सब जगह पे अपने अपने उम्मीदवार खड़ी कर दिए। और देखिए साहब, 2 हेलीकॉप्टर थे उनके सेवा में लगे हुए। अब मुझे बताइए वो कहाँ से हेलीकॉप्टर है, कितना खर्चा, पूरा पूरा इलेक्शन महीना भर उनके पास में 2 हेलीकॉप्टर। उस अच्छा, ये खुद 2 जगह पे खड़े रहे, एक तो अकोला में खड़े रहे, दूसरी बात में वो सोलापुर में सुशील कुमार शिंदे, कांग्रेस का बड़ा दिग्गज नेता, आपको मालूम है, एक चीफ मिनिस्टर भी था, उसके खिलाफ में सोलापुर में खड़े रहे। और अकोला सोलापुर का हेलीकॉप्टर से डिस्टेंस होगा कम से कम 2-2.5 घंटे का। तो वो दोनों जगह पे जाके प्रचार करते थे, बाकी की भी इधर जगह घूमते थे। तो इस तरीके से वंचित बहुजन आघाड़ी ने 2019 के अंदर उनके उम्मीदवार खड़े कर दिए और ठीक उतने वोट इन्होंने खाए जितने से कांग्रेस की सीटें गिरी। तो ये बीजेपी का जो दाव था वो एकदम 100% सक्सेसफुल रहा। देखिए प्लानिंग के बारे में अभी भी देखिए इलेक्शन के अंदर बिल्कुल हर बूथ का मैनेजमेंट, बूथ के मैनेजमेंट के ऊपर वो बूथ में जितने लोग वोटिंग करने वाले हैं, वो जो इलेक्शन का जो अपना इनका ये है, उसके अंदर उसके पन्ना प्रमुख जिसको बोलते हैं कि एक पेज के ऊपर जितने लोगों का नाम है उतना, यानी पन्ना प्रमुख भी अपॉइंट कर दिए इन्होंने। मैनेजमेंट के बारे में साहब आपको बीजेपी का हाथ नहीं पकड़ सकते, ना कांग्रेस वाले, ना कोई नहीं पकड़ सकता। वो उनकी मैनेजमेंट बहुत तकड़ी है। तो वो हिसाब से अभी भी उसी तरीके से बात है, 2019 में भी थी, 2014 में भी इनकी थी, उसके बारे में कोई हाथ नहीं पकड़ सकता और वो उनको क्रेडिट आपको देना ही पड़ेगा, 100% देना पड़ेगा। तो उससे क्या हुआ कि अभी फिलहाल में जो 2019 में जो चित्र था जिसके कारण कांग्रेस गिरी, क्योंकि जो भाजपा से नाराज वाले लोग थे, जो गुमराह हुए लोग थे, उनको कोई विकल्प चाहिए था, वो विकल्प था कांग्रेस। तो वो हिसाब से ये लोग उनको एक दूसरा विकल्प मिल गया करके वो वंचित को चले गए और उतने से कांग्रेस गिरी। लेकिन अभी क्या हुआ है, अभी वो लोगों को वंचित का उस समय का जो डाव था वो ध्यान में आ गया। तो अभी लोग वंचित के बहुत ज्यादा पीछे नहीं है क्योंकि एक्सपोज हो चुके पूरे के पूरे। तो उन्होंने उस समय पे भाजपा वालों ने क्या किया था कि उधर वो अपना जो ओबीसी है उसको भी खड़ा कर दिया था। तो ओबीसी ने क्या कर दिया, मुसलमानों के वोट ओबीसी। देखिए ये बात तो हमको बोलना पड़ेगा, ये मानना पड़ेगा, इलेक्शन कुछ भी हो लेकिन इलेक्शन आखिरी जात पे ही जाता है, ये कोई नकार नहीं सकता। भारत के अंदर तो पूरे के ऊपर कास्ट पॉलिटिक्स हो गया है, भयंकर कास्ट पॉलिटिक्स हो गया है। और वैसा हुआ, फिर मुसलमानों के वोट मुसलमानों ने खाए, दलितों के वोट ये वंचित ने खा लिए, और बाकी के जो भाजपा कांग्रेस के जो कोर वोटर्स थे पक्के, वो कांग्रेस को मिले। तो जाहिर हुआ कांग्रेस की सारी सीटें गिरी पूरे महाराष्ट्र के अंदर, पूरे भारत में भी फटका बैठा उसी तरीके। ये साल भी उन्होंने वही डाव खेला है, लेकिन अभी इस बार थोड़ा सा वो संभल के खेले हैं कि भाई इतना एकदम एक्सपोज नहीं होना चाहिए। दूसरे देखो उन्होंने क्या कर दिया, जैसे हमारे नागपुर का मैं आपको बताता हूँ, नागपुर में उन्होंने क्या कर दिया, आपको तो ये पता ही है कि नितिन गडकरी के किस तरीके से पंख काटे गए पूरे पिछले 5-10 सालों के अंदर। उसकी उनको किसी तरीके से भाजपा का जो शीर्ष नेतृत्व है, यानी कहने का मतलब अमित शाह और मोदी, ऐसा बोलिए आप, क्लियर कट, नाम नीले में कोई हरकत नहीं है। उनको तो चाहिए नहीं नितिन गडकरी, तो इसलिए तो आपको मालूम है उनके पास से कितने मंत्रालय निकाल दिए, सब कर दिए, उनकी हाइट कम करने की कोशिश की गई, उनके पंख जो है वो छाटने की कोशिश कर दी। और अभी देखिए, अभी नितिन गडकरी के खिलाफ में इन्होंने एक दाव डाला है। वो ये दाव डाला है कि नागपुर के अंदर नितिन गडकरी के सामने 1-to-1 फाइट करवा दिया, 1-to-1 कांग्रेस और नितिन गडकरी दो ही है। और उसके बाद में अंबेडकर जी ने वहां पे कांग्रेस को सपोर्ट दे दिया, कांग्रेस को सपोर्ट कर दिया। हाँ, ये बहुत बड़ा दाव हो गया। पूरे देश के अंदर का सबसे बड़ा इलेक्शन अगर कहाँ होने वाला है तो हमारे नागपुर में होने वाला है। एक बात ध्यान में रखिए, एक तो नितिन गडकरी है,
संघ का मुख्यालय है, और उसके अंदर बीजेपी में ही दो फाड़ हो गए अभी। कोई लोग नितिन गडकरी के पीछे पहाड़ के जैसे खड़े हैं, और कोई लोग नितिन गडकरी के खिलाफ में भी काम कर रहे हैं, अंदरूनी काम कर रहे हैं। ये बात तो समझना चाहिए, ओपनली तो कोई काम नहीं कर रहा है, लेकिन जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि हम लोग तो सब तरफ घूमते एज ए पत्रकार, सब लोग हमको कुछ बताते, तो नितिन गडकरी के खिलाफ में काम करने वाला भी एक खेला है। जो नितिन गडकरी ये बोलते थे कि मैंने इतना काम किया है कि ना मैं कोई पर्चा बांटूंगा, ना मैं कोई पोस्टर छपवाऊंगा, ना कहाँ घूमूंगा, जिसको देना है वोट देवे, मेरे काम के ऊपर ही लोगों को वोट देंगे, तो ऐसा बोलते थे। लेकिन आज परिस्थिति ऐसी कि नितिन गडकरी को गली गली घूमना पड़ रहा है, जा रहे हैं वो। हालांकि आदमी अच्छा है, कद्दावर नेता है, वाकई में काम किए है। मोदी सरकार के अंदर क्या काम हुए हैं, कितने मंत्री ने काम किए, कौन से मंत्री है, अगर ये कोई भी आदमी को पूछो, तो मेरे ख्याल से तो भी ये नितिन गडकरी का नाम ही सब लोग पहले लेंगे कि ये नंबर एक आदमी है। अब ठीक है, अमित शाह तो उनके लेते हैं, क्योंकि उनके करतूती इतनी बड़ी है कि वो दिखते ही आमने सामने, और टीवी पे वही दिखते हैं सिर्फ अकेले। जैसा आपने कहा कि वंचित अघाड़ी का जो था प्रकाश अंबेडकर की पार्टी कांग्रेस को समर्थन दे रही है, वहां पे कांग्रेस को समर्थन दे रही है, और बाकी सब जगह पे ऊपर उन्होंने अपने अपने आदमी, जहां जहां इनको उनका आदमी चुन के लाना है, वहां पर उन्होंने बराबर वंचित का आदमी कर। देखिए वो एक नवनीत राणा करके एक है, वो फिल्म वाली भी थी, हाँ, और उसके बाद में वो इनके पार्टी की भी नहीं थी, लेकिन क्या था कि उसको ये हमारे आदरणीय फडणवीस जी पूरे 2-3 सालों में उन्होंने वो शिवसेना, जैसे भी शिवसेना इनसे अलग हो गई, तो जैसे शिवसेना अलग हो गई, तो इन्होंने शिवसेना के पीछे ये नवनीत राणा और उसका पति जो है क्या नाम, रवि राणा, वो दोनों को लगा दिया। फिर वो उनके घर के सामने जाके तो क्या हनुमान चालीसा पढ़ो, धमका करो धमका, बहुत भयंकर नौटंकी चली, बहुत नौटंकी, शायद आप तक के भी पहुंचे, ये विषय पहुंच गया होगा। तो बिल्कुल, लेकिन नवनीत राणा का पार्टी का खुद का अलग है, उसके स्वाभिमानी कोई पार्टी है उसके पति की, रवि राणा की, और वो पार्टी के दो ही मेंबर है, वो मिस्टर रवि राणा और ये नवनीत राणा, दो ही मेंबर थे। तो नवनीत राणा ने उसका रेजिग्नेशन दे दिया पार्टी का, यानी पति के पार्टी से अलग हो गई। अभी वो पार्टी का एक ही मेंबर है, दैट इज रवि राणा। एक बात समझिए, ये बड़ा हास्यास्पद विषय है हमारे इसके। तो वो नवनीत राणा जो कि भाजपा की नहीं थी, भाजपा के अंदर उसको प्रवेश दिलाया गया, उसको खड़ा करवाया। वो कंगना राणावत है, वो तो ठीक है, वो तो ओपन बीजेपी माइंडेड है, इसीलिए तो वो उसके क्या चल रहे हैं आपने देखे, उसको जेट सिक्योरिटी देने से लेके तो उनका वो भारत का पुरस्कार पद्मश्री वगैरह, तो मुझे भी लगता था कि भाई ये पद्मश्री पुरस्कार अच्छा है। अभी तो अगर कोई बोलेगा पद्मश्री पुरस्कार तुमको देंगे, तो मैं तो बोलूंगा, हाथ जोड़ूंगा, भैया मुझे नहीं चाहिए, जो पुरस्कार आप कंगना को दे सकते हो इतना, तो पुरस्कार मैं लेके क्या करूंगा। ऐसे आदमी को अगर पुरस्कार मिल सकता, तो जैसे कहने का मतलब ये है इसका कि उधर उसको खड़ा करवा दिया। अब नवनीत राणा के खिलाफ में कांग्रेस का एक बलवंत वानखड़ के आदमी है, वो एमएलए है, पार्षद है वो फिलहाल में, तो वो खड़ा है, और वो जो मतदार संघ है वो रिजर्व है। ये नवनीत राणा के खिलाफ में उसके हाई कोर्ट ने ये दे दिया था कि तुम्हारा ये जो क्या बोलते हैं उसको, जो जात प्रमाण पत्र है ये बोगस है, और उसको नकार दिया था। उसके खिलाफ में वो सुप्रीम कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट ने पिछले 3-4 महीने से वो पेंडिंग था, लेकिन देखिए जैसा इसने पर्चा भर दिया सुप्रीम कोर्ट में, वो दूसरे दिन लगी, और जिस दिन लगी उसी दिन इसको क्लीन चिट दे दिया कि नहीं ये आपका बराबर है करके। और उसी दिन हमारे नागपुर के बाजू में रामटेक करके एक मतदार संघ है, जहाँ पे नरसिंह राव जो 2 बार चुन के आए हुए, एक बात ध्यान में रखिए। तो वो वहां पर एक कोई बर्वे नाम की महिला थी जो जिला परिषद की अध्यक्ष थी। तो जिला परिषद की अध्यक्ष 6-7 साल से थी वो, लेकिन तब उसके जात प्रमाण पत्र के बारे में, वो भी रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो उसके अंदर उसका अभी तक के तो कोई लिया नहीं, लेकिन जैसा इसने वो वहां पे भरा, तो उसी तरीके से उसी दिन चुनाव वालों ने उसका वो रिजेक्ट कर दिया जात प्रमाण पत्र। फिर ये दूसरे दिन हाई कोर्ट में चली गई, हाई कोर्ट ने उसको स्टे लगा दिया, हाई कोर्ट ने अब स्टे लगा दिया, तो फिर उसको वैलिड करो ना भाई, तो वैलिड नहीं किए इसको। तो देखिए किस तरीके से इन्होंने सारी जो पावर्स है अपने फेवर में कर ली है, वहां पे उसको रिजेक्ट करेंगे। और नवनीत राणा का वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो जाता है, और उसी दिन क्लियर भी हो जाता है। अब बोलिए आप इसको क्या बोलेंगे, इससे ऊपर आपको और क्या चाहिए कि किस तरीके से मिस यूज ऑफ द मशीनरी हो रहा है।
तो ये हुआ। बिल्कुल। फिर अभी वो नवनीत राणा के खिलाफ में उन्होंने क्या कर दिया, वंचित वालों ने, विषय अपना वहां से निकला था, उसके खिलाफ में उन्होंने वहां पे अमरावती के अंदर आनंदराज आंबेडकर, यानी प्रकाश आंबेडकर का मेरे ख्याल से सगा भाई है या कजिन है पता नहीं है, लेकिन उसका नाम आंबेडकर है, आनंदराज आंबेडकर को खड़ा कर दिया उसके खिलाफ में। यानी वो किसके, बलवंत वानखड़े के खिलाफ में, यानी वो किसके वोट खाएगा, अभी कांग्रेस वालों के वोट खाएगा वो, इसलिए उसको खड़ा कर दिया। अब देखिए इसको राजनीति क्या बोलेंगे आप। तो ये पूरे हर जगह के ऊपर इसी तरीके से उन्होंने, और दूसरा क्या कर दिया, हर जगह पे अपने अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए। लेकिन कोल्हापुर में हमारे शाहू महाराज है, जिसको शिवाजी महाराज के वंशज बोला करते हैं, उनके खिलाफ में उन्होंने आदमी नहीं खड़ा किया जानबूझ के जी। जो उन्होंने क्या कर दिया कि कांग्रेस नागपुर में ऐसा कर दिया। अब ये नागपुर में जो आदमी खड़ा कर दिया ना, ये डेफिनेटली जो बीजेपी का नितिन गडकरी विरोधी गुट है, उन्होंने उसको खड़ा कर दिया। वैसे थोड़ी खड़ा हुआ वो, लेकिन बोलने के लिए क्या होगा, नहीं भाई देखो तो मैं तो वोटिंग भी देखो मैंने यहाँ कांग्रेस को पार्टिंबा दे दिया। अभी कोल्हापुर के अंदर भी उन्होंने शाहू महाराज के खिलाफ में अपना कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं कर दिया, क्योंकि उनको मालूम था कि शाहू महाराज ऐसे तो बम्पर वोटों से छूट के आने वाले, क्योंकि शिवाजी महाराज का नाम लगा है उनको, और बड़ा अच्छा आदमी है वो, एकदम ये क्या बोलेंगे उसको, अजात शत्रु आदमी है। तो ये इस तरीके से उन्होंने सारे जगह पे काम किया है, और ये बिल्कुल बात पक्की हो गई है अभी की, और इसके कारण आंबेडकर की साख बहुत गिरी है। बाला साहब आंबेडकर या प्रकाश आंबेडकर जो बोलते हैं, उनकी साख बहुत गिर गई है, और उन्हीं के क्या बोलते हैं उसको, पार्टी के लोग, जाति के लोग अभी वो बहुत खिलाफ चले गए उनके। ये बात है अभी फिलहाल में परिस्थिति। अच्छा, जैसे आपने बताया कि प्रकाश अंबेडकर का जो रोल, इस तरह से उन्होंने नितिन गडकरी के सामने कांग्रेस को समर्थन दिया और विभिन्न जगह पर कांग्रेस के खिलाफ कैंडिडेट उतार रहे हैं, तो इससे बड़ा स्पष्ट होता है कि किस रणनीति पे वे काम कर रहे हैं। ऐसे में अगर महाविकास अघाड़ी की बात करें, इंडिया गठबंधन की हम बात करें कि जिस तरह से उन्हें बीजेपी ने शिवसेना उद्धव ठाकरे को और जो एनसीपी है उनको जो कमजोर करने की कोशिश की है, उसका महाराष्ट्र की जनता में किस तरह से, मतलब क्या धारणा बन रही है महाराष्ट्र की जनता की, किस तरह से वो रेस्पॉन्स दे रहे हैं, किस तरह का उनका व्यवहार है, महाराष्ट्र की जनता क्या सोच रही है इस बारे में? देखिए ऐसा है, वो क्या नाम अपना जो हमारा मुख्यमंत्री शिंदे, तो वो तो अभी मैं नहीं समझता हूँ कि उसका एक भी कैंडिडेट चुन के आएगा, नॉट अ सिंगल। एक बात पहले समझिए, नॉट ए सिंगल। अच्छा। और ज्यादा अजीत पवार के एक या दो आदमी चुन के आ सकते हैं। एक तो दूसरी बात क्या हो गई है कि अजीत पवार ये वो आदमी था कि जो सीटें बांटता था, अभी वो लाइन में खड़ा है कि मुझे ये टिकट दे दो, मुझे ये टिकट दे दो, ये परिस्थिति है। यानी ये दोनों को भिखमंगा बना दिया। हालांकि बोलने के लिए हमारा शिंदे जो है वो चीफ मिनिस्टर है महाराष्ट्र का, और चीफ मिनिस्टर होने के बाद में भी उसको कोई से नहीं है, उसको कोई से नहीं है। उसको हमेशा उठ सूट दिल्ली जाओ ये करना पड़ता है। देखिए ध्यान में रखिए। तो ये अभी अच्छा इसकी तो रिएक्शन भयंकर आई भी है, इन्होंने जो शिवसेना तोड़ी। और अभी सबसे ज्यादा रिएक्शन ये क्या है, अभी जब क्या बोलते हैं, जब गिदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है, एक विषय, या जो बिल्ली खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है, कहावत है। अभी मुझे बताइए, जाके पहले दिन अमित शाह ने बोल दिया कि ये जो नकली शिवसेना, क्या बोल दिया, नकली शिवसेना। कौन-सी नकली शिवसेना? यानी जो बाला साहब ठाकरे की जो शिवसेना है, यानी जो अपने उद्धव ठाकरे की उबाटा, हाँ वो नकली शिवसेना है। यानी जो असली शिवसेना है उसको नकली शिवसेना बोल रहा। ये कम था तो दूसरे दिन जाके हमारे आदरणीय मोदी साहब ने बोल दिया कि ये जो राष्ट्रवादी कांग्रेस है ये भी नकली है, यानी शरद पवार की जो कांग्रेस है वो नकली कांग्रेस है। आप बोलिए, अभी इसकी भयंकर रिएक्शन आ गई है, लोगों में भयंकर रिएक्शन आ गई है। अरे तुमको जरूरत क्या है बात करने की? तुमने तोड़े पार्टियां सब ठीक है, वहां तक के भी ठीक है, लेकिन अभी तुम बोल रहे कि ये दोनों नकली और हम असली है इनके साथ में के, और उनको कोई वॉइस नहीं है। तो अभी देखिए, इसके पहले 48 सीट है महाराष्ट्र के अंदर, पूरी 48 सीटों में जब ये सेना और भाजपा साथ में थे, और उन्होंने तो वो समय पे क्या हुआ कि 18 सीटें जो है, 18 सीटें मिली थी सेना को, और 48 में से 23 सीट मिली थी बीजेपी को। अभी जो बीजेपी को 23 सीट मिली थी उस समय पे सेना इनके साथ में थी। अभी इनके साथ में जो सेना ये बोलते हैं असली, वो एक्चुअली नकली सेना है, लोगों को पता है। अब उसके बाद में इनकी 10 के ऊपर सीट नहीं आती है सर। ये हम लोग अभी बात कर रहे हैं, जब इलेक्शन के रिजल्ट आएंगे तो आप जरूर से इसका उल्लेख करना कि पोरे साहब ने क्या बोला था करके।
तो ये जी, ऐसी जी। परिस्थिति हमारे यहाँ पे है फिलहाल में। और ये जो फालतू क्या ये नैरेटिव फैला रहे हैं, अभी लोगों के ध्यान में आ गया ये पूरा का पूरा। अभी लोग इनकी सभाएं नहीं होने दे रहे साहब, और इनकी मोदी की वगैरह सभा भी रहती है ना। अभी आपने देखा भी होगा कई वीडियो में, मोदी के पीछे जी, कोई जी, लोग जी। दौड़ते नहीं है, और राहुल गांधी चल रहा है रास्ते पे तो भीड़ उमड़ रही है पूरी की पूरी। तो ये फर्क तो पड़ा है, एकदम फर्क तो पड़ा है। ये भी ध्यान में रखिए, मैं आज ही बोल रहा हूँ आपको, भविष्यवाणी दे रहा हूं मैं। उन्होंने जाके शहीदों के नाम पे वोट मांगे। अभी आप मुझसे लिखे लीजिए, ये चाइना के साथ में कुछ भी कुरापत कर देंगे। हाँ, चाइना ने हमारा भूभाग ले लिया, ऐसा कर दिया, वो कर दिया, हमारे अभी ध्यान में आ गया, हमने जाके अभी देखो। क्यों नहीं बोल रहे भाई मोदी जी, जब सुब्रमण्यम स्वामी बोल रहा है कि भाई वो इतना अंदर घुस गया, ये जानबूझ के इलेक्शन के हिसाब से उसको अंदर घुसने दे रहे चाइना को। और जाके ये एक दिन अभी देखो, अभी इलेक्शन के समय पे बोलेंगे ये घर में घुस के मारा चाइना को, हमने घर में घुस के मारा है। तो इस तरीके से ये डेफिनेट होगा, और उसके बाद में ये वापिस से वोट मांगेंगे शहीदों के नाम पे, या बोलने की जरूरत ही नहीं। अगर शी जिनपिंग जो है, अच्छा। अभी आपको भी पता है, उसके तो लाखों रुपए के स्टेक लगे हुए इंडिया के अंदर, लाखों करोड़ रुपए के। वो क्या बोलते, कौन था वो, कोई कुछ प्रकल्प करे ना इन्होंने, हमला कर देंगे चाइना। और चाइना के हमला करने के बाद में ये बोलेंगे कि हम एक के बदले 10, एक के बदले 10, हमने देखो जाके घर में घुस के मारा। और हमारे भारत के लोग तो है नंबर 1 बेवकूफ, नहीं देखो मोदी जी ने किया, मोदी है तो पॉसिबल है, मोदी है तो पॉसिबल है। ये हो सकता है पाकिस्तान के ऊपर भी करेंगे। इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट मैच चलती है साला, तो रास्ते सुनसान हो जाते हैं। इतना तो पाकिस्तान के बारे में या मुसलमानों के बारे में जहर घुलवा दिया है पूरे देश के अंदर, हमारे इसके अंदर। और लोग भी बेवकूफ तो है नंबर 1 के। मैं तो बड़े इससे बोल रहा हूँ, ये बेवकूफ में यानी मैं बड़ी सोच समझ के बोल रहा हूँ। अभी यानी जिस तरीके से ये समाज में जहर घोलने का काम हुआ है, ये अभी हमको तो सोचना ही पड़ेगा। तो ये कुछ ना जी, कुछ जी। करापत करेंगे, मैं आज ये इसकी भविष्यवाणी कर रहा हूँ। आप हाँ, ये नहीं, जरूर से गंभीर वीडियो से, विषय है। हाँ जी, जब जी। इसको आपने बड़ा भविष्य गंभीर विषय ये उठाया है। जी। हाँ बिल्कुल, ये डेफिनेट होगा साहब। अगर इनको, और इनको चुन के आना जरूरी है, बीजेपी को चुन के आना जरूरी है, क्योंकि इनको मालूम है कि बेटा अगर हार गए तो बीजेपी के जितने सारे हैं सारे के साल में जेल में दिखेंगे। आपको क्या लगता है कि क्या ईडी का काम करना सिर्फ इनको ही आता है, बीजेपी को? और राहुल गांधी ने तो ओपनली धमकी दी है कि बेटा ध्यान में रखो, सत्ता बदल कब ना कब तो हो जाएगा, और जब सत्ता बदल हो जाएगा तो ये मत भूलो कि हम आपको छोड़ेंगे। बोला है ना, राहुल गांधी ने बोला है ना। ऐसा है कि अभी तक के कांग्रेस ने कभी भी ऐसी ओछी हरकतें नहीं की, एक बात ध्यान में रखिए। हमको मानना पड़े, ठीक है, कांग्रेस का संगठन उतना वो नहीं है, वो इतने क्या बोलते गिरोह में काम नहीं करते। बीजेपी का ये गिरोह बन गया है लोगों का, एक बात ध्यान में रखिए। कांग्रेस हैड नेवर वर्क लाइक दिस, वो रिवेंजफुल एटीट्यूड कभी कांग्रेस का नहीं रहा है साहब, ये हमको मानना पड़ेगा। वो ठीक है, ये अभी जैसे ये बोलते हैं कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव, वॉर, बिजनेस एंड इलेक्शन आल्सो। तो ये जो ओछी हरकतें इन्होंने की है ना, देखिए पॉलिटिक्स और सोशल ये कभी इसके अंदर अलग नहीं थे। जहाँ पे सामाजिक क्या बोलते समाजकारण खत्म हो जाता था, वहां पे थोड़ा राजकारण चालू हो जाता था, और जहाँ राजकारण खत्म हो जाता था वहां पे समाजकारण चालू होता था। देयर वॉज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन, ये कहाँ खत्म और वो कहाँ चालू पता नहीं लगता था। या ऐसा समझिए ना कि जो भी पॉलिटिकल आदमी को पॉलिटिक्स में जाना है, उसको पहले सोशल से काम चालू करना पड़ता था, सामाजिक काम करना पड़ता था, तब जाके वो लोग उसको एक्सेप्ट करते थे कि नहीं यार तू बड़ा अच्छा बंदा, नेक आदमी है, तो क्यों नहीं तू वो पॉलिटिक्स में जाता है, क्यों नहीं तू एमएलए या सांसद बन जाता है। लेकिन अभी तो क्या कर दिया इन्होंने, तो पूरा का पूरा जो पॉलिटिक्स है ये तो पूरा कारपोरेट के हाथ में बेच दिया है, पूरे कारपोरेट चला रहे। आपको और मेरे लिए लगता है कि मोदी जी जो जो सामान्य बुद्धि के आदमी, सामान्य बुद्धि के आदमी को लगता है, लेकिन जिसको बुद्धि है वो तो ये समझता है कि मोदी तो मुखौटा है, चेहरा है सिर्फ सामने, है ना। और उनके पीछे कौन है, उनको चलाने वाला अमित शाह है, और अमित शाह को चलाने वाले कौन है, तो ये अडानी साहब है। तो ये तो आप बिल्कुल क्लियर हो गई ये सारी बातें। एक सीट बहुत चर्चित है इस समय, बारामती की, जैसे कि इसमें सुप्रीत सुले चुनाव लड़ रही हैं, और साथ में अजीत पवार की वाइफ उनके सामने लड़ रही हैं। तो इस सीट के बारे में काफी क्या आपके पास क्या सूचना है, किस तरह की वहां पे सीट पे जो किस तरह कॉन्टेस्ट हो रहा है? पवार का पूरा खानदान, पवार का पूरा खानदान सुनेत्रा पवार के यानी अजीत पवार के मिसेज के खिलाफ में है। अजीत पवार का सगा भाई भी उसके साथ में नहीं है इस मामले में। देखिए शरद पवार ने इस तरीके से ओछी राजनीति कभी नहीं किया, जो भी सामने आया उसका काम कर दिया। वो नहीं देखा कि हमारे पार्टी का है नहीं है, क्या है, मेरे जात का है कि नहीं है,
ये नहीं देखा कभी पवार साहब ने, ये बिल्कुल मानना पड़ेगा आपको, मैं आपको कंफर्मेशन देता हूँ इसका। जो भी जाओ आप अपना दुखड़ा लेके चाहो, पवार साहब ने उसका काम किया है। और पवार साहब ने कभी पैसा जमा करने का इस तरीके से काम नहीं किया है, एक बात ध्यान में रखिए। इसीलिए इनकी हिम्मत नहीं है पवार साहब के ऊपर ईडी पीडी या कुछ करने की। जब इन्होंने बोला था कि ईडी की हम चक्कर नोटिस भेज दिया था ईडी की, तो पवार साहब ने बोला कि भाई आप क्यों आ रहे हो मेरे यहाँ पे, मैं आता हूँ ना आपके ऑफिस में, आपको क्या चाहिए था। तो ईडी वाले घबरा गए, ईडी वालों ने जाके पाव पड़े सुबह जाके, नहीं पवार साहब आप हमारे ऑफिस में मत आइए, क्योंकि महाराष्ट्र में रिएक्शन आ जाएंगी इसकी। तो ये क्या है कि ठीक है, लेकिन एक बात है, पवार साहब ने उनके आजू बाजू के जो लोग थे उनको बहुत भला कर दिया। जैसे अजीत पवार लो या और भी कोई है उनके मित्र जो है इंडस्ट्रियलिस्ट, उनका बहुत भला कर दिया। और पवार साहब को ऐसे ही लगता था कि जब भी मेरी अड़चन आएंगी तब ये मेरे मित्र जो है मुझे मदद करेंगे, और वैसा होता भी है, हुआ भी है, अभी भी हो रहा है। लेकिन अभी थोड़ा सा ये फर्क तो पड़ता है थोड़ा बहुत। लेकिन सुनेत्रा पवार नहीं चुन के आने वाली साहब, बिल्कुल नहीं आने वाली चुन के। आएंगी तो सुप्रिया सुड़ी आएंगी। तो अजीत पवार की राजनीति पर तो डेंट होगा ही अगर अजीत पवार की वाइफ वहां पे हार जाती है, और जिस तरह शरद पवार से अलग हो चुके हैं, तो नहीं, डेट ऑलरेडी गिर गए। अरे डेट कौशिक ऑलरेडी गिर गए यार इनके। ये इनको कोई भला थोड़ी कहता है, कौन जाता है मिलने इनको, या क्या है। साफ कुछ नहीं बची। जो एक बोलते थे ना कि अजीत पवार आते हैं तो एक थोड़ा सा क्या बोलते उसको वजूद था या एक सम्मान था, अभी सम्मान वम्मान कुछ नहीं बचा। ठीक है, अभी पॉलिटिक्स में है, उप मुख्यमंत्री है, तो हिसाब से लोग जाते भी होंगे मिलने, क्योंकि हर एक के बेचारे अपने अपने कुछ काम रहते हैं, कुछ हर एक की उंगली फंसी रहती है, तो वो है। लेकिन जो एक अहदा था वो अहदा नहीं रहा, उनका मान सम्मान नहीं रहा, बिल्कुल नहीं रहा। तो एक माना जाए कि बीजेपी ने चक्रव्यूह रचा था शिवसेना और एनसीपी कमजोर करने के लिए, उसमें अजित पवार और एकनाथ शिंदे दोनों चक्रव्यूह फंस कर अपनी जो आने वाले समय की राजनीति है उसको चौपट करने की दिशा में बढ़ चुके हैं। इसको उल्टा देखिए आप, ये सारे चक्कर किसने किए, ये डाव किसने खेले? ये डाव खेला फडणवीस ने, इनको फोड़ने का, ये दोनों भी पार्टी को तोड़ने का काम किसने किया? सबसे पहले तो इसने शिवसेना तोड़ी। इनके पास में खुद के 105 विधायक थे, हमारे महाराष्ट्र में 288 विधायक है, यानी इनको कितने चाहिए थे? 144। तो 105 प्लस इन्होंने वहां से 40-50 लोग तोड़ दिए। तो शिंदे के साथ में तो ये राज्य अच्छी तरह से चला रहे थे, इनको जरूरत क्या थी अजीत पवार को तोड़ने की? अजीत पवार को तोड़ने का बड़ा महाघोर पाप किया। तो क्या हुआ है मालूम है क्या? इसकी जो रिएक्शन आई है ना इसके कारण, तो महाराष्ट्र के अंदर अभी इसके, दिस इज अ वेरी एजुकेटेड स्टेट, ये लोग कभी सहन नहीं कर सकते, कभी सहन नहीं कर सकते जिस तरीके से इन्होंने किया है ना। तो इसीलिए एक बात समझिए, अभी ये जो क्या नाम हमारा शिंदे खत्म हो गया कंप्लीटली, उसकी कोई साग नहीं बची हुई है। और अजीत पवार का भी कोई, यानी कोई चुनाव में कोई आने वाली, अभी ज्यादा दूर तो नहीं है मेरे ख्याल से, 5-6 महीने के बाद में हमारे विधानसभा के चुनाव है, आपको पता लग जाएगा ना इनके कितने चुन के आते हैं। बिल्कुल 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 ठीक कह रहे हो कि आप, बड़ी इन्होंने चुनौती सामने खड़ी है दोनों के लिए, और काफी सारी राजनीतिक जो इनके भविष्य के लिए बड़ी मुश्किल साबित होने जा रहा है आने वाले समय। आपने जैसे कहा कि, और महाराष्ट्र की राजनीति को जिस तरह से आपने बताया कि किस तरह के वहां आज की वर्तमान की स्थिति है, और किस तरह के आने वाले समय में और क्या राजनीति किस तरह की घट सकती है वहां के अंदर, आपने बड़ा उसका विश्लेषण किया पूरी तरह से। और एक बात तो मैं जानना चाहूंगा कि महाराष्ट्र में भी मराठा राजनीति का बड़ा एक बोलबाला हमेशा रहता है। मराठा राजनीति को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं रहती हैं। मराठी राजनीति और उत्तर भारतीय राजनीति दोनों एक अलग अलग तरह की राजनीति वहां पे इसको लेकर दिशा रही है। ऐसे मराठा राजनीति पर बात करें पहले, तो उसकी क्या आज वर्तमान किस तरह की वहां पे जो मराठा नेता हैं किस तरह की भूमिका में दिखाई दे रहे हैं आपको? तो देखो, मराठों की संख्या, मराठा छोड़ो जी, मराठा कोई जात नहीं हमारे यहाँ पे, बोलते हैं मराठा लेकिन कोई मराठा नहीं है एक्चुअली, वो ओरिजिनल है कुनबी। तो कुनबी जो है महाराष्ट्र के अंदर, नहीं बोले जाए तो भी 40 से 50% कुनबी है हमारे, यानी किसान है। जो किसानी करने वाला है वो किसानों को इन्होंने बांट दिया है, कोई तेली कहता है, कोई माली कहता है, लेकिन मूल रूप से ये सारे के सारे कुनबी है, कुर्मी। एक बात समझिए इनको। मराठा तो क्या है, मराठा शिवाजी महाराज ने क्या किया, इन्होंने कोई, जैसे अंग्रेजों ने जाके, इंग्रेज विदेश से यहाँ आए और उन्होंने यहाँ के सैनिक लिए, तो शिवाजी महाराज ने जो क्या किया कि खेती का काम खत्म हो गया, तो बेटा तू क्या करेगा, तेरे को अपने माँ बहन की इज्जत बचानी है, चल आजा मेरे साथ में, फौज में भर्ती हो जा मेरे। तो उन्होंने क्या किया, यही किसानों को, यही 18 पगड़, हम बोलते हैं उसको 18 पगड़ जात या 12 बलूतेदार, ये बोलते हैं हमारे यहाँ पे। तो ये 18 पगड़, चाहे वो तेली माड़ी कोड़ी कुनबी धनगर है, कोई भी है, उसको बोले चल हाथ में लठ ले, चल भर्ती हो जा, चल आजा सेना में भर्ती हो जा। तो कुछ पैसे थोड़ी देते थे शिवाजी महाराज। उसको क्या किए थे शिवाजी महाराज ने, उसको बताया था बेटा
हमारे माँ बहन के इज्जत के लिए और हमारे देश के लिए, हमारे इसके लिए तू जान पे लड़ जा। और उसको एक कसम दिलाते थे जाके। क्या कसम दिलाते थे? कि मैं मरूंगा लेकिन हटूंगा नहीं। यानी क्या बोलते उसको? मरहट्टा। मरहट्टा, मरूंगा लेकिन हटूंगा नहीं, मैं मेरे कर्तव्य से मैं हटूंगा नहीं। क्या देखिए, पैसे से जो लोग ये करते थे ना, वो तो पैसा मिला तब तक के काम कर दिए। लेकिन अगर कोई आदमी जुनून से काम कर रहा है तो देखिए, इसीलिए तो लाखों की फौज रहती थी औरंगजेब की, लाखों की। और शिवाजी महाराज की फौज क्या रहती थी? 1000 लोगों की। और उन्होंने गनीमी कावा करते थे, हमेशा छापा मारते थे खट करके जाके। वो कोई देखते नहीं थे कि ये युद्ध की ये नियम है, वो करना चाहिए, वो करते थे। अरे बोले ये सामने वाला नियम नहीं पालता तो मैं क्यों नियम पालू? तो क्या था कि उन्होंने मराठा करके कसम दिला दी, और मराठा का अपभ्रंश मराठा हुआ। ये मराठा कोई जातवात नहीं है हमारे यहाँ पे। अच्छा अच्छा। हमको भी लोग मराठा बोलते हैं, मैं भी मराठा ही बोलता हूँ, या हमारे इसमें मराठा। ये मराठा अगर कोई जात नहीं है, मूल रूप से जो हमारा वर्गीकरण है ना, वो है कुनबी। आपके तरफ उसको कुर्मी बोलते हैं, एक ही है सारे जो अच्छा खेती अच्छा किसानी अच्छा। से जुड़े हैं। खेती किसानी से जुड़े हुए लोग जो है उसको कुर्मी है, कुनबी है वो। और उनकी संख्या महाराष्ट्र में भयंकर ज्यादा है। और ये लोग 100% या ऐसा समझे चलो 90%, ये अभी बीजेपी के या पर्टिकुलरली मोदी के खिलाफ में गए हैं। क्योंकि अच्छा अच्छा। मोदी जी ने जो बोला था उसके टोटल विरोधी किया है। मोदी जी ने क्या बोला था 2017 में? हम आपका आने वाले 5 साल के अंदर हम आपका लागत से दुगना कर देंगे। मोदी जी ने क्या किया? लागत से दुगना भाव नहीं किया, भाव नहीं किया कौशिक जी, लागत से दुगना खर्चा कर दिया खेती का। अच्छा जो कर दिया, 2017 उल्टा में हो गया। 1 एकड़ जो हमकी कॉस्ट लगती थी, खर्चा दुगना हो गया। और जो हमारा आउटपुट था, जो आउटपुट मिलता था हमारा, वो आधा कर दिया कीमत। जो कपास हमने 12,000 14,000 में बेची, हम वो कपास 7,000 में बेच रहे। जो सोयाबीन हमने अच्छा। 10,000 में बेचा था, अभी 4,000 में बेच रहा अरे किसान। अरे, अरे और प्याज के मुश्किल ऊपर तो स्थिति है इन्होंने किसानों बंदी कर दिया। प्याज के ऊपर इन्होंने एक्सपोर्ट बैन करवा दिया, तो प्याज का किसान मर रहा, ये गेहूं का किसान मर रहा, कपास का किसान मर रहा। तो ये इसलिए क्या कर दिया? खर्चा दुगना कर दिया और मिलने वाला जो दाम था वो आधा कर दिया। इस तरीके से किसान चौपट हो गया। और ये चौपट हुआ किसान इस बार, ये ईवीएम में कितना भी घोटाला करे जी, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। करो बोलना घोटाले तो। इतने अभी जो मैं देख रहा ना, एकंदरित लोगों की रिएक्शन देख रहा हूँ ना, भयंकर खराब है। हम्म। कोई गांव खेड़े के अंदर घुसने नहीं दे रहा है बीजेपी को। तो मुश्किल स्थिति में बीजेपी फंसी हुई है जैसा महाराष्ट्र में, जैसा आपने बताया। अच्छा, उत्तर भारतीय की राजनीति भी ये बड़ी चर्चित रही है हमेशा महाराष्ट्र में। उत्तर भारतीय राजनीति करने वाले जो नेता रहे हैं, और किस तरह से राज ठाकरे या शिवसेना का भी रोल रहा है, कम से कम उत्तर भारतीय की राजनीति को लेकर उनका भी बड़ा उसमें हाँ अहम वो योगदान रहा है। हाँ बराबर है। आज की क्या और स्थिति है? वही आज वो उत्तर भारतीयों को गाली देने वाला राज ठाकरे इन्होंने अपने पार्टी में भी शामिल करवा लिया। कि इसलिए मैं बोल रहा ना कि आदमी की जब मती मार खा जाती है ना, मती मार खा जाती है, तब वो ऐसे उल्टे सुल्टे काम करते हैं। इसलिए क्या क्यों लिया राज ठाकरे को? एक सांसद नहीं उसका, एक पार्षद नहीं, एक पार्षद है ऐसा मतलब, बड़े मुश्किल से 1% वोट शेयर है उसका पूरे स्टेट में। कभी था वो भी 2019 में, अभी तो उतना भी नहीं, कोई नहीं इसके पीछे। ये जैसा इन्होंने ये डिसीजन लिया ना राज ठाकरे ने, तो जो लोग थे पार्टी में वो भी आधे 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 लोगों ने तो रेजिग्नेशन देके बाहर आ गए। अच्छा, ये भी इसके अच्छा पीछे गया, तो ये कोई मोदी का प्रेम नहीं है, मोदी प्रेम नहीं है, ईडी है, ईडी है कि उन्होंने कोहिनूर की मिल खरीदी थी, उसके अंदर बड़ा घपला कर दिया था। तो वो शायद उन्होंने उसको धमकी दिया होगा कि हमें तेरा निकालेंगे। अरे यही राज ठाकरे 2014 में बोलता था मोदी अच्छा है, मैंने विकास देखा जाके। फिर 2019 के इलेक्शन के अंदर यही राज ठाकरे ने बोला लगा रे, अगर ये इसको ये हका लो, इनको पूरे मोदी को हका लो, ये बड़े पनौती है, ये गलत आदमी है। और वो जगह पे जो मोदी बोलता था उसकी वीडियो लगाता था, देखो मोदी ने ये बोला था, मोदी ने वो बोला था, अभी किया क्या नहीं किया ना, लाओ रे तो वीडियो बहुत फेमस है उनका। और वही राज ठाकरे को जाके आप अपने पार्टी में ले रहे हो। तो ये क्या है? ये सारी लिया लोगों में रिएक्शन आ गई है अभी पूरी की पूरी। तो इसलिए आपको मेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं है। अभी बीजेपी का अभी अंतकाल नजदीक आ गया, इतना नहीं मैं बोलूंगा। जी 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 जी, बिल्कुल ठीक है। और आपने जिस तरह से पूरे हालांकि महाराष्ट्र की राजनीति हालांकि को। हालांकि जी कौशिक ये भी बात समझने की है, एक्चुअली आई हैड वोटेड बीजेपी इन 2014। 2014 में भी मैंने बीजेपी को वोट दिया है, 2019 में भी मैंने बीजेपी को वोट दिया है, एक बात समझिए। और वो आदमी जी आज जी ये जी। बोल रहा है, आज ये बोल रहा हूं मैं। हाँ मैं ठीक बात है, आदमी सरकार चुनता है, प्रधानमंत्री चुनता है, प्रधानमंत्री के लिए वो मतदान करता है अपना, तो उसकी अपेक्षाएं होती हैं, कुछ उम्मीदें होती हैं, कुछ ऐसा होता है कि
प्रधानमंत्री या सरकार जो बनेगी एक आम आदमी के लिए ये काम करेगी, लेकिन उससे अलग हटकर जिस तरह से राजनीति को दिशा दी जा रही है वह बड़े सवाल पैदा करती है। और उसी परिप्रेक्ष्य में जब हमने महाराष्ट्र में चर्चा की, आज तो आपने बताया कि महाराष्ट्र की राजनीति किस तरह से वर्तमान में समय में दिखाई दे रही है और किस तरह से बीजेपी अपने दाव में खुद ही उलझ गई है महाराष्ट्र के अंदर। और जैसा आपने कहा कि 10 सीट मुश्किल से आ पा रही है बीजेपी के समय महाराष्ट्र के अंदर, तो ये बड़े चिंता का विषय बीजेपी के लिए तो है ही। और जिस तरह से देश की राजनीति बदल रही है उसमें महाराष्ट्र की जो राजनीति है ये भी संकेत कर दिया है कि किस तरह के आने वाले समय में देश की राजनीति का में परिवर्तन महसूस लोग कर रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को विराम भी देते हैं। 200 पूरे जी, महाराष्ट्र जी। भाजपा भारत के अंदर 200 के पार नहीं जाती, ये बोल रहे ना 400 पार, उसे आधा पकड़ लीजिए। जी। 200 पार, 200 के अंदर 200 पार नहीं करेंगे, 200 पार नहीं करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यही लोग, जैसा आपने कहा कि 200 पार करना ही मुश्किल है बीजेपी के लिए, तो ये बड़े सवाल है बीजेपी के लिए, चिंता की बात है कि किस तरह से रणनीति को अमल में ला रही है। और सारे दाव इस समय ऐसा लगता है कि उनके वो असफल हो रहे हैं, जो भी दाव है आजमाने उल्टे पड़ गए। की स्थिति में जैसे ये उल्टे पड़ गए दाव। अपने जैसे देवेंद्र फडणवीस ने जो जो दाव खेले वो इनके पूरे उल्टे पड़ गए और इनके गले में फंसी हुई हड्डी हो गई। अभी ये शिवसेना यानी ये अपना शिंदे भी हड्डी हो गई और ये अजित पवार भी हड्डी हो गए उनके गले की ना। तो ये सारे दाव इनके पूरे देश भर में उल्टे पड़ गए। इनके बाद ध्यान में रखो। अभी परकला ये जो मुझे बोलिए, ये इलेक्शन बॉन्ड के बारे में, इलेक्ट्रल बॉन्ड है, प्लस उसके ऊपर कोई दूसरा बोलता तो हम समझ भी सकते थे यार, लेकिन वित्त मंत्री का पति जिस तरीके से बोल रहा है, क्या आप उसको कौन लगा? बहुत गंभीर बात है, बहुत गंभीर बात है। बोलिए आप क्या बोलेंगे? अभी कोई बोलते थे कि भाई चलो इनका विरोधक है बोल रहा है, लेकिन वित्त मंत्री का पति बोल रहा है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है। इसके ऊपर अच्छा इनकी कोई सफाई भी नहीं आ रही है, इसकी सफाई भी नहीं आ रही है कि ये परकला प्रभाकर जो है वो कांग्रेस को जाके मिला है या टमका हो गया है। तो भाजपा वाला ने कुछ तो स्टेटमेंट देना चाहिए ना इसके बारे में। फाइनेंस मिनिस्टर का भी कोई बयान नहीं आया। फाइनेंस मिनिस्टर भी चुप है, फाइनेंस मिनिस्टर भी चुप है कि उनके हस्बैंड ने ये बयान दिया है। मेरा पति अलग है, मेरे विचार अलग है, मेरे पति के विचार अलग है। उल्टा फाइनेंस मिनिस्टर ने भी बोला है ना, एक वो कौन अपनी नाविका कुमार ने उसका इंटरव्यू लिया है, वो शायद आपने देखा होगा। नाविका कुमार के इंटरव्यू में वो बोल रही है, वो नाविका कुमार उसको पूछ रही है कि आप इतने सारे भ्रष्टाचारी लोगों को ले रहे हैं, टमका ले रहे हैं, रेड कार्पेट डाल रहे हो, तो बोलते हाँ हमारे पार्टी में सब लोगों का स्वागत है। बोले जिनके ऊपर केसेस चल रही है, हाँ एवरीबॉडी इज वेलकम इन भाजपा। अब वो क्या बोलेंगे आप इसको? मुझे तो ऐसा लगा कि वो कट पेस्ट वाला कुछ तो भी मिक्सिंग करे हुआ वीडियो है, ऐसा मुझे लगा एक बार। लेकिन मैंने जब उसका पूरा वो सही वीडियो, असली वीडियो है वो कोई कट पेस्ट वाला वीडियो नहीं। जिस तरीके से इन्होंने वो राहुल गांधी का वीडियो चलाया था एक कट पेस्ट करके, हालांकि मोदी क्या बोल रहा था वो क्या कि ये मोदी जी ऐसा बोलती है कि ऐसी मशीन है हमारे पास में कि इधर से आलू डालो उधर से सोना निकालो, इधर से आलू डालो उधर से सोना निकालो। तो इस तरीके से वो सारा हो रहा था। लेकिन ये बोला किसने था? मोदी ने। और चिपकाए किसके पीछे? ये राहुल गांधी। देखो कैसा पप्पू है, देखो क्या बोल रहा। लेकिन एक बात हमको पक्की करनी पड़ेगी, मैं आपको बताता हूँ, बड़े इससे बताता हूँ। इन्होंने हमको पूरे दुनिया वाले को, सारे दुनिया के लोगों को इन्होंने पप्पू बनाया। पप्पू माने क्या है? बेवकूफ बनाना इन शॉर्ट, या क्या बोलते हैं उसको, कम बुद्धि का आदमी। हमको सबको इन्होंने कम बुद्धि का आदमी बना दिया है, पप्पू हमको बनाया है, बीजेपी ने। ये हमको मानना पड़ेगा और बीजेपी का सबसे बड़ा क्रेडिट है, ये मैं बोलूंगा जी, जिसमें कोई दो राय नहीं कि अपने हिसाब से लोगों को इन्होंने माइंड उनका वैसे ही कर दिया, सोचने समझने शक्ति को इन्होंने कुंद कर दिया है। एक तरह से बिल्कुल ही ऐसा कर दिया है कि सोच ही नहीं पा रहा कि सरकार क्या कर रही है और हमारे लिए क्या उचित है। इन शब्दों से आगे चर्चा को विराम भी देते हैं और आपका मैं बहुत बहुत आभार धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आपने पूरी महाराष्ट्र की राजनीति को हमारे दर्शकों के सामने प्रस्तुत किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। और मैं आप सभी से आग्रह करता हूँ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही संवाद इंडिया चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे संवाद इंडिया अपडेट आपको समय से मिलते रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।